हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेस इन सॉल्ट फॉर क्लास 10th केमिस्ट्री। जो सीरीज चल रही है, आपका फर्स्ट चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियोस को देखना शुरू करिए। दैट वाज द 5 वीडियोस इन अ कंटिन्यूएशन। 5 वीडियोस उसकी हैं, आप पांचों को एक के बाद एक देखेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अगेन सेकंड चैप्टर एसिड बेस इन सॉल्ट एंड टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कंप्लीट the complete acid in this particular class, so that complete acid which includes type of acids, chemical nature of acid, general characteristics of acid, test of acid by using indicators. So this we are going to complete in this particular class, यानी पूरा का पूरा एसिड आपको बहुत अच्छे से केमिकली, फिजिकली सारे एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग समझ में आने वाला है। माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एसिड बेसिस इन सॉल्ट। तो एसिड बेस इन सॉल्ट में सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं कि एसिड को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं। एसिड्स बेटा सॉर इन टेस्ट खट्टे होते हैं एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये जनरल आप पॉइंट बोल सकते हैं कि एसिड कौन होते हैं विच आर सॉर इन टेस्ट एंड देन दे कैन टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड लिटमस सॉल्यूशन। ऑल्दो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात बता रहा हूं टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। इसको लोग क्लासिफिकेशन भी शायद बोलते हैं। क्लासिफिकेशन, एसिड का क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें हम टाइप ऑफ सॉल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। एक को बोलते हैं आप नेचुरल एसिड और एक है सिंथेटिक। नेचुरल एसिड बेटा ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एंड वीक एसिड भी आप इनको ज्यादातर मानते हैं। दे आर केमिकली वीक, यानी एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कमजोर वाले एसिड होते हैं। सिंथेटिक में ज्यादातर आपको मिनरल एसिड्स मिलेंगे। मिनरल एसिड मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग बट एक्सेप्शंस आर देयर। जैसे यहां पर आपको HCl मिल सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यहां पर आप देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आप यहां पर देख सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 यहां पर देख सकते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड आप देख सकते हैं। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ एसिड विच आर इंक्लूडेड इन द सिंथेटिक वन। और अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो नेचुरल में बेटा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मीथेनोइक एसिड और इसके अंदर हो सकता है टार्टेरिक एसिड एंड मैनी मोर। तो जनरलाइज हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन किया नेचुरल सिंथेटिक में। इसमें मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं पर ही बताने वाला हूं। सबसे पहला ये जो आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स मिल रहे हैं या नेचुरल एसिड्स मिल रहे हैं, इनके सोर्सेज क्या है, कहां से ये नेचर में मिलते हैं। तो याद रखिए एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं बेटा। सिट्रिक एसिड आपको सिट्रस फ्रूट में मिलता है, जैसे ऑरेंज में मिलेगा, आपको लेमन में मिलेगा। लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये दूध के अंदर मिलता है, बेसिकली जब दूध का कर्ड बन चुका है, दही बन चुकी है तो कर्ड में आपको ये मिलेगा। मिथेनोइक एसिड की बात करें तो मिथेनोइक एसिड आपको ब्राउन आंट के अंदर मिलता है, उसके स्टिंग में, और नेटल नाम का प्लांट है, यहां पर भी आपको मिथेनोइक एसिड मिलता है। टार्टरिक एसिड की बात करें तो टेमरिंड जिसको आप इमली बोलते हैं वहां मिलता है। सो दे आर जनरल एसिड। इसके अलावा एक ऑक्जेलिक एसिड भी काफी पॉपुलर है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बेटा टोमेटोज में मिलता है, टमाटर, टोमेटोज में आपको मिलेगा। अब अगर हम इनके यूजेस की बात करते हैं, देखिए ये तो हमारे सोर्सेज हो गए, कहां से आपको ये नेचुरल एसिड्स मिलने वाले। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस, यानी इनका इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं, आज की डेट में इनके यूजेस क्या हैं। तो एसिटिक एसिड
क्योंकि विनेगर में मिलता है और विनेगर आप काफी सारे फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाला कंपोनेंट है। पिकलिंग आपको पता ही होगा, अचार बनाने में यूज होता है। जहां जहां आप विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, विनेगर कुकिंग बेसिकली, जहां जहां विनेगर के रिलेटेड कुकिंग करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं फूड का, वहां सब जगह आप एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं। सिट्रिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया सोर्स माना जाता है बेटा विटामिन सी का। विटामिन सी जो कि इम्यून पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है, तो सिट्रिक एसिड उसके अंदर मिलता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड का डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन जो हमें मेन यूज याद रखना है वो है विटामिन सी का मेन सोर्स मानते हैं। लैक्टिक एसिड जैसे हम बता चुके हैं कहां मिलता है, कर्ड में, तो फिर आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में ये इस्तेमाल होगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बनाने में ये यूज होने वाला है। मिथेनोइक एसिड के इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। एज सच हमारी डेली लाइफ के लिए तो मैं नहीं बताऊंगा कि ये यूज है या वो यूज है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पॉइंट है, बड़ा मजा आने वाला है आपको सुनने में, वो ये कि ब्राउन आंट के अंदर मिलता है, नेटल प्लांट्स के अंदर मिलता है। बेसिकली ब्राउन आंट का जो स्टिंग होता है, STING स्टिंग, जहां से वो ब्राउन आंट चींटी काटती है, बी के स्टिंग में मिलता है। जो बी है वो जो मधुमक्खी होती है, वो येलो कलर की वाली जो मक्खी होती है वो काट लेती है, तो उसके स्टिंग में मिलता है। नेटल प्लांट बेटा बिच्छू घास, सुना होगा नाम। नेटल प्लांट, उसके पत्तों के ऊपर भी स्टिंग लगे होते हैं, तो वो भी क्या सिक्रीट करता है, मिथेनोइक एसिड, जिसको आप फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, HCOOH। तो मिथेनोइक एसिड ये सब लोग रिलीज करते हैं। यानी बेसिकली जो ब्राउन आंट है, या जो आपका ततैया, भिरड़, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वो सब चीजें नेटल प्लांट, नेटल यानी वो बिच्छू घास, उनका एक तरीके का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी आप इसका कह सकते हैं। उन खुद के लिए ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, क्योंकि एज सून एज ये फॉर्मिक एसिड आपके ऊपर ये आता है, तो फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड बहुत परेशानी क्रिएट कर देता है, स्वेलिंग क्रिएट होने लगती है, इचिंग क्रिएट होने लगती है, पेन क्रिएट होने लगते हैं। तो इन प्लांट्स का और इन टाइप की जो फ्लाइज हैं उनका ये डिफेंस मैकेनिज्म है। इस डिफेंस मैकेनिज्म के लिए नेचर में बहुत बढ़िया बात बताई गई है, मैं आपको बताता हूं। जहां नेटल प्लांट मिलते हैं हमारे आसपास, यानी जहां बिच्छू घास उगता है, वहां पर डॉक नाम का एक प्लांट मिलता है बेटा। जहां पर आपको अक्सर बिच्छू घास आसपास मिलेगी, वहीं पर डॉक नाम का एक प्लांट भी मिलेगा। अगर आप डॉक प्लांट की लीफ को क्रश करके, और जहां पर आपको ये प्रॉब्लम हुई है बिच्छू घास की वजह से, नेटल प्लांट की वजह से, उसको आप लगाएंगे तो यू विल रिलीव। तो इसका मतलब बेसिकली नेचर ने आपको प्रॉब्लम भी दी है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो डॉक प्लांट काफी पॉपुलर सा प्लांट है। और बेसिकली ये सब क्या है, एसिड है। और एसिड के अंदर अगर हम एल्किली डाल दें, जैसे अगर हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेसिक नेचर का होता है, अगर वो अप्लाई कर दें, अगर मधुमक्खी ने काट लिया है या नेटल प्लांट की प्रॉब्लम हुई है, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं, तो वो काफी शांत हो जाएगा, काफी ठीक से प्रॉब्लम को हट जाएगा। तो ठीक है, तो इलाज भी पता चल गया और बीमारी के साथ। टार्टरिक एसिड जैसे मैं बोल रहा हूं टेम्परिन में मिलता है, डिफरेंट फूड प्रिजर्वेटिव के तरीके से यूज करते हैं। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड एक बड़ा स्पेसिफिक सा यूज है ऑक्सैलिक एसिड का, इसको बोलते हैं इंक स्टेन रिमूवर। इंक स्टेन रिमूवर यानी कपड़ों के ऊपर इंक का दाग लग जाए तो ऑक्सैलिक एसिड से उसको हटाया जा सकता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में मिलता है। वैसे एक चीज और बताऊं कि ऑक्सैलिक एसिड उन लोगों को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, टोमेटोज उन लोगों को नहीं कंज्यूम करना चाहिए जिनको स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नॉर्मली जो कैल्शियम ऑक्सलेट है हमारी बॉडी में बनने लगता है अगर स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है, कहीं गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को टोमेटोज कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, यानी वो चीजें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड है। अब बात करते हैं सिंथेटिक की। सिंथेटिक में हम इसको लैब के अंदर तो बनाते हैं, लेकिन इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। मेन वन यूजेस की बात कर रहे हैं। तो HCl है बेटा, ये पिकलिंग ऑफ मेटल के काम आता है। मैं ज्यादा यूजेस की बात नहीं करता, अननेसेसरी बहुत ज्यादा यूजेस लिखाने का कोई फायदा नहीं होता। पिकलिंग ऑफ मेटल का काम है कि सपोज करिए एक मेटल की सरफेस के ऊपर हम लोग किसी दूसरे मेटल का कोटिंग करना चाहते हैं, तो उसको साफ करना पड़ेगा।
क्योंकि मेटल के ऊपर मेटल ऑक्साइड की इंप्योरिटीज लेयर बना लेती है। HCl से आप इसको साफ कर सकते हैं तो अच्छे से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। HNO3 ज्यादातर बेटा एक्सप्लोसिव बनाने के काम में आता है। नाइट्रिक एसिड काफी पॉपुलरली, जैसे ट्राई नाइट्रोटोल्विन है, डाई नाइट्रोटोल्विन है, डायनामाइट है, ये सब जगह पर नाइट्रिक एसिड यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारी जगह यूज होता है, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल। यानी ये एक्सप्लोसिव बनाने के भी काम आ सकता है, ड्रग्स बनाने के भी काम आ सकता है, डाइज बनाने के काम आ सकता है, फर्टिलाइजर बनाने के काम आ सकता है, यानी बहुत सारे यूजेस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है बेटा। फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है पॉपुलरली। और कार्बोनिक एसिड H2CO3 फिजी ड्रिंक्स सब लोग को पसंद होती है। फिजी ड्रिंक आपको पता ही है, ये डिफरेंट टाइप की कोका कोला, पेप्सी, जितनी भी फिजी ड्रिंक्स होती हैं उन सभी में ये कार्बोनिक एसिड काम आता है, यूज किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो एक मेरे को लगता है टाइप ऑफ एसिड विद क्लासिफिकेशन आपको इंक्लूडिंग यूजेज एंड सोर्स, यहां पर सब चीजें आपको समझ में आ गई। लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी से चलते हैं। सो आफ्टर दिस वी आर एक्सप्लोरिंग द केमिकल नेचर ऑफ एसिड। केमिकल नेचर ऑफ एसिड के बारे में बात करते हैं बेटा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हीनियस। वो पहले साइंटिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में केमिकली हम लोगों को समझाया था कि केमिस्ट्री के हिसाब से एसिड और बेस होते क्या है। तो इनका कहना था कि all those substances which when dissolved in water produces H plus or H3O plus ions into the solution। ऑब्वियसली सॉल्यूशन के अंदर ही बात कर रहे हैं। अगर किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो उसको हम एसिड बोलेंगे। जैसे अपने सपोर्ट में इन्होंने कहा कि HCl के अंदर अगर हम एक्वस मीडियम दे दें, यानी बहुत सारा पानी दे दें, HNO3 को काफी सारे वाटर के अंदर एक्वस, H2SO4 को काफी सारे पानी के अंदर हम डाल दें, तो दे विल डिसोसिएट लाइक दिस वे, H प्लस NO3 माइनस 2H प्लस SO4 2 माइनस। ये कैसे रहने वाले हैं बेटा? एक्वस रहने वाले हैं ये आयन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि H प्लस आयन, एक चीज साथ साथ में बताते चलते हैं, H प्लस आयन होता है बेटा अनस्टेबल। वाटर का रोल बता रहा हूं इस समय, यानी पानी ही क्यों मिलाते हैं। H प्लस होता है अनस्टेबल, तो होता यह है फाइनली कि H प्लस वाटर के साथ कंबाइन कर लेगा और वाटर के साथ कंबाइन करके H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, विच इज क्वाइट स्टेबल कंपैरेटिवली। इसीलिए हम लोग कहीं पर देखा होगा आपने H प्लस एक्वस, इसका मतलब होता है H3O प्लस। मैं H प्लस एक्वस लिखता हूं बेटा या H3O प्लस लिखता हूं, इन दोनों का मतलब सेम होता है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि वाटर ऐसा क्या करता है, अंदर से क्या करता है। सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज H प्लस, दिस इज Cl माइनस, ये एक HCl का मॉलिक्यूल है। अब यहां पर हम देखते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब यहां पर हाइड्रोजन प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, Cl माइनस होता है, पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा है। ऑक्सीजन यहां पर नेगेटिव चार्ज बेटा कैरी करता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ऑल्दो दीज आर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ना। अब होता क्या है कि व्हेन दिस वाटर मॉलिक्यूल अप्रोचेज दिस HCl, तो वाटर का मॉलिक्यूल अगर HCl को अप्रोच करेगा तो हाइड्रोजन वाली साइड में वो ऑक्सीजन वाली तरफ से अप्रोच करता है। देखिए शॉर्ट डायग्राम ऐसा बना दे रहा हूं, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। तो ये देख रहे हैं आप यहां पर इस डायग्राम के अंदर कि ऑक्सीजन अटैच हो रहा है कुछ इस तरीके से, यानी ये सारा का सारा एरिया माइनस वाला यानी ऑक्सीजन वाला है। Cl माइनस की तरफ हाइड्रोजन की तरफ से वाटर अटैक करेगा, यानी दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। सो बेटा ये जो वाटर है, यहां पर आप देख रहे हैं वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज ऑक्सीजन कनेक्टेड विद हाइड्रोजन H प्लस ऑफ HCl,
एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोजन, ये कनेक्ट कर रहा है, यहां पर मैं प्लस लिख दे रहा हूं, ये कनेक्ट कर रहा है बेटा Cl वाले। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि H और H प्लस और Cl के बीच का ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हो जाएगा बेटा वीक, और ये कमजोर होकर आयोनाइज हो जाता है, कमजोर होकर ये टूट जाएगा, और टूटने से आपको H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। और H प्लस जो आपको मिलता है इसको स्टेबल कौन करते हैं, वही वाटर के मॉलिक्यूल इनको स्टेबल करते हैं। इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HCl को अगर हम ड्राई रखते हैं, यानी कोई वाटर वगैरह हमने नहीं डाला, या फिर HCl को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन के अंदर या फिर टॉल्वीन के अंदर, C6H5CH3 इज द फॉर्मूला ऑफ टॉल्वीन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इसके अंदर अगर डालते हैं तो यहां पर बेटा ये डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन यहां पर HCl का नहीं होता। वाटर होना ही चाहिए तो ही ये डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन हो पाता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम डाइल्यूशन ऑफ कॉन्संट्रेटेड एसिड, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्संट्रेटेड एसिड के बारे में बात करते हैं। यानी एसिड में पानी मिलाना है, तो होता क्या है कि बेटा जब हम सपोज करते हैं ये हम लोगों ने यहां पर कॉन्संट्रेटेड एसिड लिया, कॉन्संट्रेटेड सपोज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एंड आई एम एडिंग वाटर, तो रिएक्शन बिकम हाईली एक्सोथर्मिक। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिएक्शन बिकम हाईली एक्सोथर्मिक, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी पानी मिलाने से कि हो सकता है टेस्ट ट्यूब में लोकलाइज जगह पर हीट बहुत बन जाए, तो टेस्ट ट्यूब भी टूट सकती है। और कभी कभी होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं। सपोज करते हैं मैंने वाटर डाला, वाटर डालने से यहां पर वाटर आपके पास एक्युमुलेट हुआ, वाटर आया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो वाटर इमीडिएटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हीट बहुत सारी प्रोड्यूस हो रही है। वाटर जैसे ही वेपोराइज होगा तो इतनी तेजी से वेपोराइज होगा जिसकी वजह से स्प्लैश आउट करके, उछलकर सल्फ्यूरिक एसिड बेटा बाहर आ जाएगा, और जो ये डाइल्यूशन का प्रोसेस कर रहा होगा उसके ऊपर भी एसिड अटैक हो सकता है, उसके ऊपर गिर जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो व्हाट वी शुड डू, हम लोग को एक तो ब्रॉड पैन लेना चाहिए जिसके अंदर हम ये डाइल्यूशन प्रोसेस करें। नीचे आप पहले बहुत सारा पानी रख लें, बहुत सारा पानी, उसके बाद आप बाय द साइड यानी बहुत धीरे धीरे से आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या मेरा मतलब है जो भी एसिड आप डाइल्यूट करना चाहते हैं वो विद द साइड ऑफ द कंटेनर धीरे धीरे से डालते रहिए, और इसको किसी स्टायरर की हेल्प से इसको स्टीयरिंग करते रहिए, यानी इसको हिलाते रहिए। इससे क्या होगा, हीट तो इवॉल्व होगी लेकिन इतनी तेजी से इवॉल्व नहीं होगी कि वो स्प्लैश आउट करके बाहर निकल जाए। तो इट मींस यहां पर पॉइंट क्या है, रिमेंबर, क्या याद रखना बेटा, डू नॉट dilute your acid by adding water into acid, rather, यानी एसिड में पानी मत डालो, वाटर इनटू एसिड, एसिड में पानी मत डालो, रादर you should add एसिड इनटू वाटर। आपको बेसिकली एसिड में पानी डालना चाहिए इस स्प्लैश आउट, इस एसिड अटैक या आपके कंटेनर के टूटने से बचाने के लिए। ठीक है, एक अगला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं। सपोज करते हैं पानी हमने डाल दिया, पानी डाल के हम लोगों ने अपने सॉल्यूशन को यानी अपने एसिड सॉल्यूशन को बना लिया डाइल्यूट। अब सपोज करते हैं ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है, 3 कंटेनर्स। यहां पर एक कॉन्संट्रेटेड एसिड है बेटा, यहां पर कंपैरेटिवली एक डाइल्यूट एसिड है जिसमें मैंने काफी सारा पानी मिला के रखा हुआ है, और यहां पर मेरे पास वेरी डाइल्यूट एसिड है, और ये एसिड में फिलहाल एज्यूम कर रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड है। अभी क्या होने वाला है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जिंक ग्रेन्यूल इसमें भी डाला, सेम क्वांटिटी इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, तीनों में मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले। तो जिंक इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड लाइक दिस वे, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से इस रिएक्शन की हेल्प से आगे चलता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। इफ योर एसिड इज कंसंट्रेटेड बेटा, इन दैट केस द बबल्स ऑफ
hydrogen will evolve very fast. In second case, the bubble of hydrogen will form, कम से बनेंगे. यहां पर बबल्स की स्पीड आपको और बहुत कम दिखाई देगी. ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि अगर कंसंट्रेशन आपके एसिड का ज्यादा है तो H+ आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा है. H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा. इसका मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं अपने एसिड का, H+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होता जाएगा. H+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होते जाएगा और आपका एसिड कमजोर होना शुरू हो जाएगा. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको आप नोट करके लिखेंगे अपने पास, वो ये, इफ आर एसिड इज वीक, इफ आर एसिड, वो ऑर्गेनिक टाइप वाला है, इफ आर एसिड इज वीक, अगर हमारा एसिड वीक एसिड है तो ये लॉजिक या इस टाइप का एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा. रीजन ये है कि वीक एसिड का डाइल्यूशन बढ़ाने से H+ आयन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करता है. इसकी डिटेलिंग हम लोग इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट में आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है. दिस लॉजिक इज बेसिकली वैलिड फॉर इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये लॉजिक वहां के लिए अच्छा लॉजिक है. आगे चलते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स में हम लोग इसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं बेटा. तो सबसे पहले है कोरोसिव इन नेचर. जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं. हमारी जो स्किन है इसको खराब कर सकते हैं. हमारे जो मेटल्स हैं इनके साथ रिएक्शन करके इनको खराब कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप के जो स्टोन ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टोन ऑब्जेक्ट्स, उनको ये खराब कर सकते हैं. दैट इज वाई, क्योंकि कोरोसिव नेचर के हैं इसीलिए दे आर केप्ट इन, या तो आप ग्लास बॉटल में या फिर आप सिरेमिक में, सिरेमिक के किसी कंटेनर में ही आप अपने एसिड को बेसिकली स्टोर करते हैं. क्योंकि ग्लास और सिरेमिक बेसिकली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. लेकिन एक एसिड है जो ग्लास और सिरेमिक के साथ भी रिएक्शन करता है, वो एक्सेप्शन है बेटा HF. याद रखना, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज एन एक्सेप्शन विच कैन रिएक्ट विद ग्लास. तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को आप ग्लास में भी स्टोर नहीं कर सकते. दूसरा है बेटा रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शन विद मेटल काफी इंपॉर्टेंट है. ये रिएक्शन विद मेटल, यहां से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं. मेटल से रिएक्शन से पहले मैं आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था मेटल एक्टिविटी सीरीज. मेटल एक्टिविटी सीरीज, मेटल एक्टिविटी सीरीज में हम लोग को पता है कि मेटल को ज्यादा से कम रिएक्टिविटी की तरफ हम लोग अरेंज कर सकते हैं. जैसे पोटेशियम is more reactive than sodium, calcium, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, आयरन मतलब लेड, ग्रेटर देन कॉपर, ग्रेटर देन आपका सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम. तो ये मेटल की बेटा एक्टिविटी सीरीज होती है. इस मेटल की एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन है ये भी रखा जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन आल्सो रिलीजेज इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म H+ आयन. इसलिए हाइड्रोजन को भी हम मेटल एक्टिविटी सीरीज में रखते हैं. साथ में मैंने आपको बताया है कि जितने भी मेटल्स इस मेटल की एक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से पहले आते हैं, मींस दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एसिड. तो अगर सपोज करते हैं मैंने कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराई, कैल्शियम की रिएक्शन, सॉरी वाटर कह रहा हूं, एसिड के साथ करानी है. कैल्शियम की रिएक्शन मैंने किसी मिनरल एसिड के साथ कराई तो हम लोग को सॉल्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. अगर मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ कराया तो भी इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलने वाला है. सिमिलरली अगर मैं जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करा रहा हूं तो वही पैटर्न बेटा देखने को मिलने वाला है.
इसको हम लोग लेकिन एक्टिविटी सीरीज को एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। अगर सपोज करते हैं हम लोगों ने यहां पर 3 डिफरेंट कंटेनर्स लिए, तीनों में हमने सेम स्ट्रेंथ वाला HCl रख दिया, तीनों में ही हमने क्या रखा, डाइल्यूट HCl रखा। पहले वाले में सेम अमाउंट मैंने कैल्शियम का डाला, दूसरे वाले में सेम अमाउंट मैग्नीशियम का डाल रहा हूं, नेक्स्ट वाले में सेम अमाउंट जिंक का डाल रहा हूं। तो यहां मेटल एक्टिविटी सीरीज को आप देखकर बता सकते हैं कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, जो सबसे पहले होगा। आप देख रहे हैं कैल्शियम सबसे पहले है इन तीनों में, उसके बाद मैग्नीशियम का नंबर आ रहा है, उसके बाद जिंक का नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वहां पर हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा निकलते हुए कहां दिखाई देने वाली है, कैल्शियम के साथ। यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी लेकिन थोड़ा कम, यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी लेकिन और थोड़ा कम। तो रिएक्टिविटी को आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कैल्शियम रिएक्ट फास्टेस्ट, मैग्नीशियम लेसर एंड जिंक वेरी स्लो। तो इस तरीके से आप रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस को भी आप इस रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम यहां करते क्या बेटा कि सपोज करते हैं हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपनी रिएक्शन कराई, जिंक और HCl को मिलाकर ये वाला रिएक्शन कराया। ये रिएक्शन कराने के बाद हम लोगों ने यहां से डिलीवरी ट्यूब ली और डिलीवरी ट्यूब को एक सोप सॉल्यूशन के अंदर छोड़ दिया। किसमें छोड़ दिया बेटा, सोप सॉल्यूशन में। सोप सॉल्यूशन में छोड़ने से क्या होगा, यहां से बबल्स बनने शुरू होंगे। ये बबल्स कैसे होंगे, जैसे छोटे बच्चे आपने देखा ही होगा सोप सॉल्यूशन में वो बबल्स बनाते हैं, लेकिन ये बबल्स किस चीज के बन रहे होंगे, हाइड्रोजन गैस के। ये बबल्स किसके बनेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस के। नाउ इफ आई ब्रिंग अ फायर स्टिक नियर टू दिस, तो फायर स्टिक अगर जैसे ही मैं इस बबल के नजदीक लेके आऊंगा, ये बहुत तेजी से विद पॉप साउंड, वर्ड याद रखना है, पॉप साउंड के साथ ही हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं ब्रस्ट आउट होंगे और बहुत सारी एकदम आग जैसा लगाएंगे। तो दिस कंफर्म दैट द रिलीजेबल गैस इज हाइड्रोजन। अगर मैं सिल्वर या कॉपर के साथ HCl का रिएक्शन कराऊंगा तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बेटा रिलीज नहीं होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जल्दी से अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक में रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। होता यह है कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जैसे ही मिनरल एसिड के साथ ऑब्वियसली डाइल्यूट होना चाहिए, रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट बनाएगा, CO2 गैस रिलीज करेगा, वाटर बनाएगा। दिस इज द जनरल बिहेवियर ऑफ द रिएक्शन। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल। जैसे मैंने Na2CO3 के साथ HCl के रिएक्शन को कराया, तो यहां आप देख सकते हैं सोडियम का क्लोराइड बना यानी सॉल्ट, साथ में CO2 गैस रिलीज हो रहा है और वाटर बन रहा है। इफ आई एम टेकिंग NaHCO3 reacting with dilute HCl, again salt, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बना। अगर मैं ले रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक कार्बोनेट है, रिएक्शन करा रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है। सो दिस इज द पैटर्न हाउ दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। दे बेसिकली रिलीजेज CO2 गैस। सपोज करते हैं CO2 गैस को आप टेस्ट कैसे करें। CO2 गैस को हम लोग लाइम वाटर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर से पास करते हैं। तो इस केस में बेटा कैल्शियम कार्बोनेट हमें बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये मिल्की होता है, तो इसलिए हम लोग का एक टेस्ट है बड़ा पॉपुलर सा कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कुछ लोग बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी हो जाती है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस यानी लगातार पास करते ही जाऊं किसके अंदर, टर्बिडिटी या मिल्कीनेस आने के बाद भी, तो क्या होगा, तो यहां वाटर तो है ही, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा के कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बेटा क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल होने की वजह से मिल्कीनेस, जो मिल्कीनेस है वो डिसअपेयर हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी यानी गायब हो जाएगी, विच अगेन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस इन द सॉल्यूशन। जल्दी से अगले वाले पॉइंट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एसिड का कि एसिडिक सॉल्यूशन
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है? ऑब्वियसली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री H प्लस एज वेल एज अदर आयंस। तो ये इसका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एक तो आपको H प्लस एक्वस मिलने वाला है और साथ में कोई एनायन माइनस वाला मिलने वाला है, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरा रिएक्शन विद बेस, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। तो रिएक्शन विद बेस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो भी एसिड है अगर किसी सॉल्ट के बनाना है तो बेस के साथ हम लोग रिएक्शन करके इसको बना सकते हैं। इट इज वेरी मच कॉमन और बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शन है, आपको बात समझ में आ रही होगी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में एक आप ध्यान रखिए कैल्शियम ऑक्साइड और एक आप याद रखिए कॉपर ऑक्साइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं एसिड के साथ, यहां पर 2 इसलिए लगा ले रहा हूं क्योंकि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैल्शियम भी +2 होता है, तो हमें उस हिसाब से पता चल जाता है बैलेंसिंग करनी कैसे है। तो यहां कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम का क्लोराइड और वाटर बन रहा है। यहां पर कॉपर क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग को याद होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो ये भी एक तरीके का वेरिफिकेशन है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। साथ में CuO के लिए एक ऑब्जर्वेशन है, उसको याद रखिए। CuO का कलर होता है बेटा ब्लैक, व्हेन इट रिएक्ट विद HCl इट गिव्स ब्लू कलर, या कुछ लोग इसको बोलते हैं ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है CuCl2 का। तो ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल नेचर ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड। अब लास्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इंडिकेटर। क्विकली हम लेंगे इस इंडिकेटर को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस करेंगे, इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा देखिए, टेस्ट ऑफ एसिड्स बाय यूजिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर को यूज करके आप अपने एसिड को कैसे पहचान सकते हैं। ऑल्दो हम बेसिस को भी यहां पर पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक हम सिर्फ एसिड के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आप बेस में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद मैं आपको पीएच स्केल पढ़ाऊंगा, नॉट इन दिस पर्टिकुलर क्लास। पीएच स्केल के लिए अलग से क्लास आपको मिलेगी, जब एसिड और बेस दोनों हम लोग पढ़ चुके होंगे उसके बाद में पीएच के ऊपर पूरी क्लास कंडक्ट कराने वाला हूं। तो देखिए, इंडिकेटर बेसिकली अगर मैं इसको छोटा सा क्लासिफिकेशन दूं तो बेटा 2 तरीके के इंडिकेटर होते हैं। दे आर सम नेचुरल और सिंथेटिक टाइप ऑफ इंडिकेटर अकर्स इन आवर सिस्टम। हमारे पास नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं, दोनों ही टाइप के पॉपुलर माने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंथेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नेचुरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तो वे हैं जो हमें डिफरेंट कलर्स देते हैं बेटा, डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम में दे प्रोवाइड डिफरेंट कलर। और दूसरे टाइप के होते हैं जो हम लोगों को डिफरेंट ऑर्डर, यानी डिफरेंट ऑर्डर प्रोवाइड कराते हैं एसिड और बेसिक मीडियम में। याद ये रखिए कि डिफरेंट ऑर्डर वालों को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोला जाता है। और इसके काफी कॉमन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो एक तो रहेगा इसमें ओनियन और एक इसमें रहेगा वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस। ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के 2 जनरल एग्जाम्पल हैं। इसके बारे में ज्यादा कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमने देख लिया कि भैया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी होते हैं जो स्मेल के अकॉर्डिंग हम लोगों को एसिड और बेस को पहचान करना बताते हैं। डिफरेंट कलर के अंदर बेटा 2 कैटेगरी हैं इसके अंदर, जैसे मैं बता रहा था आपको, एक जो नेचर में मिलती है नेचुरल और एक सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पॉपुलर है बेटा, क्या नाम सबको पता ही आ रहा होगा, कौन सा है? लिटमस। तो लिटमस के बारे में सुनते हैं। लिटमस का बेटा कलर होता है, ओरिजिनल कलर वो होता है, कुछ लोग बोलते हैं इसको पर्पल, कुछ लोग इसको वॉयलेट भी बोलते हैं। ये है इसका बेटा ओरिजिनल कलर। इफ कोई आपसे पूछता है कि लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है तो आपको बताना है पर्पल। ऑल्दो ये एसिड में और बेस में अलग अलग
बिहेव करने वाला है। आपको पता है कि एसिड के अंदर लिटमस का कलर ब्लू टू रेड हो जाता है और बेस में रेड टू ब्लू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये रेड और ब्लू आए कहां से? तो ये पर्पल कलर का जो लिटमस हम लोगों को नेचुरली मिलता है, एक प्लांट होता है बेटा जिसको लाइकेन बोलते हैं। कुछ लोग इसको लीचेन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको लाइकेन बोलते हैं। बातें की है, लाइकेन नाम के प्लांट के एक्सट्रैक्ट से हम लोग लिटमस को निकालते हैं। अब करते क्या है, अगर हम इसके अंदर इसके एक्सट्रैक्ट में यानी लिटमस के एक्सट्रैक्ट में थोड़ा सा एसिड डाल देंगे या फिर थोड़ा सा बेस डाल देंगे तो इनके कलर चेंज हो जाएंगे। तो एसिड का टेस्ट करने के लिए ब्लू सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं और बेस का टेस्ट करने के लिए रेड सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। कई बार हम कागज की स्ट्रिप्स भी तैयार कर लेते हैं, उसको ड्राई कर लिया जाता है। तो दैट कैन बी डन। सो दिस इज अबाउट। इसके अलावा नेचुरल में मिलने वाले काफी और पॉपुलर भी हैं, जैसे आपके पास रेड कैबेज लीफ हैं, ये काफी पॉपुलर मानी जाती हैं एज अ इंडिकेटर, इनका इस्तेमाल किया जाता है। टर्मरिक है, हल्दी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको सुन लेते हैं। अगर कपड़े पे, सफेद कपड़े पे हल्दी गिर गई तो हल्दी गिरने से येलो कलर का दाग आ जाएगा, लेकिन जब आप उसको वॉश करते हैं साबुन वगैरह से, सोप से आपने इसको वॉश किया, सोप है बेटा एल्कली, सोप इज एल्कली इन नेचर, तो ये जो येलो कलर का हल्दी का दाग है एल्कली के कांटेक्ट में आने से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो एकदम हम लोगों को लगता है हल्दी का दाग जब धोने बैठते हैं सर्फ वगैरह से तो एकदम से रेडिश ब्राउन हो जाता है, लगता है अरे बहुत ज्यादा दाग लग गया है ना। तो फिर धीरे धीरे जब वो हम पानी से अच्छे से धो देते हैं और सारा एल्कली वहां से निकाल देते हैं तो वापस ये रेडिश ब्राउन कलर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो टर्मरिक के बारे में ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे फ्लावर की पेटल्स हैं, डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स को एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में एक तो है फिनोफ्थलीन और एक है बेटा मिथाइल ऑरेंज। बेसिकली ये दो पॉपुलर इंडिकेटर माने जाते हैं। फिनोफ्थलीन के बारे में आप याद रखिए कि एसिड के साथ फिनोफ्थलीन कलरलेस रहने वाला है, कलरलेस। ओरिजिनली भी ये कलरलेस ही होता है और कलरलेस ही एसिड के साथ रहेगा, और बेस के साथ फिनोफ्थलीन बेटा पिंक हो जाएगा। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर यहां पर मेंशन करा है, नाम के साथ ही बता रहे हैं ऑरेंज। तो ये एसिड के साथ और बेस के साथ क्या कलर देने वाला है? एसिड के साथ ये रेड और बेस के साथ यहां पर आपको येलो कलर मिलने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिकेटर। इंडिकेटर से रिलेटेड जो जो चीजें आपको चाहिए थी वो सब कुछ यहां पर बता दी गई हैं। मुझे लगता है कि पूरा एसिड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन लगातार करते रहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप की क्लासेस आपको नेक्स्ट टाइम और ज्यादा चाहिए। ऑल्दो अभी इसके बाद हम लोग बेस को पढ़ेंगे, कंप्लीट बेस पढ़ेंगे। बेस के बाद हम पीएच स्केल को अच्छा डिटेलिंग के साथ समझने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लोर द टॉपिक सॉल्ट। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।